एशिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने जिस तरह से अपने मिलिट्री, नेवल पावर और इकोनॉमिक टूल्स का यूज किया है, उसने पूरे रीजन का सिक्योरिटी कैलकुलेशन बदल दिया है। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, उन्हें मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करना, फिलीपींस और वियतनाम के शिप्स को हरास करना, ताइवान के आसपास मिलिट्री डील्स कराना, यह सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है और जापान इस मैसेज को बहुत ध्यान से देख रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ बड़े फैक्टर्स के बारे में। पहला बड़ा फैक्टर, डायरेक्ट सिक्योरिटी रिस्क। बहुत लोग सोचते हैं कि साउथ चाइना सी का जापान से क्या लेना देना है, लेकिन रियलिटी ये है कि जापान की एनर्जी सप्लाई और ट्रेड रूट्स इसी रीजन से गुजरते हैं। अगर इन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर चाइना का कंट्रोल बढ़ता है तो जापान की इकोनॉमी डायरेक्टली वनरेबल हो सकती है। दूसरी तरफ इस चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड को लेकर चाइना और जापान के बीच पहले से ही बहुत बड़ी टेंशन है। अगर चाइना ज़्यादा अग्रेसिव होता है तो जापान के पास सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए जापान अपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर कैपेबिलिटी सब अपग्रेड हो रहा है। दूसरा फैक्टर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर II आइडेंटिटी का रिवीजन। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान ने एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। आर्टिकल 9 के तहत जापान ने ऑफेंसिव वॉर को रिजेक्ट किया। दशकों तक उसने हार्ड पावर से दूरी बनाई और सॉफ्ट पावर पर फोकस किया, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डेवलपमेंट एड। साउथ ईस्ट एशिया में उसने ट्रस्ट रिबिल्ड किया, वॉर रिप्रेशन दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही मॉडल आज के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए पर्याप्त है? जापान को लग रहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक जाइंट होना काफ़ी नहीं है। अगर मिलिट्री बैलेंस शिफ्ट हो रहा है तो उसे खुद को एडजस्ट करना होगा। तीसरा फैक्टर, अलायंस डायनेमिक्स। जापान का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अमेरिका के साथ उनके अलायंस पर आधारित है, लेकिन आज अमेरिका खुद चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक कंपटीशन में है। ऐसे में जापान सिर्फ यूएस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। वह अपने डिफेंस बजट को जीडीपी के लगभग 2% तक ले जाने की योजना बना रहा है। काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी पे चर्चा हो रही है। यह एक मेजर शिफ्ट है। मैसेज साफ है, जापान अलायंस में रहेगा लेकिन खुद भी स्ट्रांग होगा। चौथा फैक्टर, रीजनल परसेप्शन। साउथ ईस्ट एशिया में कई लोग चाइना के अग्रेसिव पॉलिसी से असहज है, लेकिन वे ओपनली कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं चाहते। ऐसे में जापान एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर सकता है। नॉन एग्रेसिव लेकिन कैपेबल, प्रिडिक्टेबल लेकिन वीक नहीं। अगर जापान मिलिटरीली स्ट्रांग होता है तो वह रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकता है। पांचवा फैक्टर, जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग। मिलिटराइजेशन सिर्फ वेपन्स का इशू नहीं है, यह डिटरेंस का इशू है। डिटरेंस का मतलब अगर कोई आपको थ्रेट करे तो उसे पता हो कि कॉस्ट बहुत हाई होगी। जापान यही सिग्नल देना चाहता है, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम रेडी हैं। तो क्या जापान अपनी पैसिफिस्ट हिस्ट्री को छोड़ रहा है? पूरी तरह नहीं। वह अभी भी ऑफेंसिव मिलिट्री पावर बनने की बात नहीं कर रहा है। वह अभी भी इंटरनेशनल लॉ ऑफ अलायंस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, लेकिन वह यह मान भी रहा है कि आज के एशिया में सिर्फ सॉफ्ट पावर सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं है। जापान मिलिटराइज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करनी है, उसे अपने ट्रेड और एनर्जी रूट सिक्योर करना है, उसे अलायंस में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और उसे यह भी सिग्नल देना है कि वह पैसिव स्टेट नहीं है। वह एक आक्रामक विस्तारक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट में बिलीव करता है। यह बदलते हुए एशिया की एक नई तस्वीर है।